हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ की। न्यूटन्स सेकंड लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे के एनएलएम के सारे कॉन्सेप्ट न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड है। अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया उसको भी हम न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी हम न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। मतलब द बेसिक लॉ इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, और इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम। इसमें हम मोमेंटम की बात करेंगे, चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मोमेंटम। क्या देखा? व्हाट इज मोमेंटम। हमने देखा मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी डायरेक्शन किधर होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम? वो भी हमने देखा। ओके, हमने उसके बाद देखा था चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हाउ टू फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वेक्टर फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे वो भी हमने देखा। इस लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड आगे बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की। और न्यूटन सेकंड लॉ हमको कहता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी एफ वेक्टर। ओके, कह रहा है एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या कह रहा है? एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये कह रहा है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। हम लिखेंगे फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू, या फिर आप बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है तो हम इक्वल टू ही लिख देंगे। एनी बॉडी इज इक्वल टू the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum। चेंज लिखना है हमको यहाँ पर, चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम, इट्स लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखा, जो हमने इक्वेशन लिखा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ। दैट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, और हमको पता है कि जो पी वेक्टर होता है दैट इज द मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको आगे और हम डिराइव करते हैं तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, है ना, या तो आप एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखें, दैट इज द एवरेज फोर्स। ये हमको एवरेज फोर्स बताएगा। और इंस्टेंटेनियस फोर्स अगर आपको फाइंड करना है तो आप डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं डी पी वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, द डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी पिक्चर में आता है। ओके, तो हम f इज इक्वल टू लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, d बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। और यहाँ पर हमको मास और वेलोसिटी दोनों टाइम के फंक्शन हो सकते हैं। किसी बॉडी का मास टाइम के साथ वेरी कर सकता है और किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर सकता है। तो हमको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन वेलोसिटी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ मास प्लस मास एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जहां पर मास वेरी करेगा। हमने इतने सारे सिस्टम देखे, हमने पुली ब्लॉक सिस्टम देखा, हमने ब्लॉक कंस्टेंट देखा, हमने वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम की। ओके, हमने व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम की। कहाँ पर मास वेरी कर रहा है? So this dm by dt should be equal to 0. There is no change of mass with respect to time. पर ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। मास भी किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का चेंज हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, रॉकेट प्रपल्शन। अभी चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ है, रॉकेट प्रपल्शन। उसमें मास वेरी करता है,
जैसे जैसे वो रॉकेट ऊपर बढ़ रहा है उसकी गैसेस बर्न हो रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है, ऑटोमेटिकली वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक ऑटोमेटिकली इंटरनल फोर्स उस पर लगने लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पर मास वेरी करता है। उस टाइप के सिस्टम के लिए हमको दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, मास और वेलोसिटी का। पर अगर हम ऐसा सिस्टम कंसिडर करें जहां पर मास वेरी नहीं कर रहा है, ओके, है ना, तो हम यहां पर उसके लिए डिराइव करते हैं, क्या डिराइव करते हैं, फॉर सिस्टम, ओके, फॉर सिस्टम, फॉर एनी सिस्टम वेयर मास इज कांस्टेंट, ऐसा सिस्टम जहां मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं दिस डी एम बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। क्या लिख सकते हैं, डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आपका पास में फॉर्मूला आया एफ इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो हो गया, बचा हमारे पास में एम डी वी वेक्टर बाई डी टी, एंड व्हाट इज दिस डी वी वेक्टर बाई डी टी, that is the acceleration. So you can write F is equal to mass into acceleration. So this very important point you have to remember is that whenever the mass of any system remain constant, the force applied on any body is equal to mass into acceleration. The net force is equal to mass into acceleration. This is the net force. Net force. This is the net force. This is the imbalance force. Okay. नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ को समझा। अब इस न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड हम कैसे न्यूमेरिकल करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस पे बेस्ड हम कैसे न्यूमेरिकल करेंगे उसको हमको समझना है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लेके देख रहे हैं और उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में हमारे पास में एक 20 kg का ब्लॉक है जिस पर 10 न्यूटन का हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये हम यहाँ पर हम ब्लैक रेड कलर ले लेते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री पे लग रहा है। कितना लग रहा है, 30 डिग्री पे लग रहा है। अब यहाँ पर छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे जो आपको ध्यान से समझना है। ओके, यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस 30 न्यूटन के फोर्स को हम इस बॉडी पर जब एफवीडी बनाएंगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर एफवीडी बनाते हैं। ये आपका बॉडी है जिसका मास m है, m इज इक्वल टू 20 kg, और ये जो फोर्स लग रहा है F, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज F cos 30 डिग्री एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज F sin 30 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये F cos 30 और F cos sin 30 कैसे लिया है, तो आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, वेक्टर रिजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, वेक्टर के प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने F cos 30 F sin 30 में डिवाइड कर दिया। नाउ दिस F cos 30 इज ओनली रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट और ध्यान से समझना पड़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे एक ग्रेविटी भी लग रहा है mg, नीचे एक ग्रेविटी भी लग रहा है mg, और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है n। तो यहाँ पर अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो देयर इज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, नो मोशन along वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो हम फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, मतलब कि mg इज इक्वल टू n प्लस f sin 30 हम लिख सकते हैं। ओके, जब हम सारी वैल्यू पुट करते हैं और n का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। m का वैल्यू यहाँ पर 20 पुट किया है, g का वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम 10 लेके चल रहे हैं, n प्लस f का वैल्यू हमारे पास में 10 है और sin 30 आपको पता है 1/2 होता है। तो n का वैल्यू जब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ 200 माइनस 5, ये 5 हो जाएगा, 200 माइनस 5, सो n विल बी 195 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, पर ये नॉर्मल रिएक्शन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है नॉर्मल रिएक्शन। क्या कैलकुलेट किया है, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पर अगर हम
अगर हम एक्स डायरेक्शन में मोशन की बात करेंगे तो ये एफ कॉस थीटा, क्योंकि वाई डायरेक्शन तो बैलेंस हो गया। अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में एफ कॉस थीटा इज द इम्बैलेंस फोर्स। इसका अपोज करने के लिए कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, सो इट विल प्रोवाइड द एक्सेलरेशन। सो यू कैन राइट दिस एफ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन which is in x direction. So you can write ax. Okay, so that is the question यही था हमारे पास में। इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, फाइंड the acceleration of a block and normal reaction also। उसका नॉर्मल रिएक्शन भी हमको फाइंड करना था। तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमने फाइंड कर लिया, हम अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में ही होगा। ओके, सो दिस एफ यू नो दैट इज इक्वल टू 10 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 30, सॉरी cos 30 इज इक्वल टू व्हाट, cos 30 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू m, व्हाट इज m, दैट इज इक्वल टू 20 एंड ax। तो एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, दिस ax नाउ इन फ्रंट ऑफ अस इट इज कमिंग √3/4 meter per second square। Okay, so that is the answer, okay, इसे हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक नॉर्मल रिएक्शन आया, why it is not highlighting, okay, no issue, in your notes you can highlight it। okay, so यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा न्यूटन्स सेकंड लॉ का, और यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमारे पास में आता है, उसका हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पर आगे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं जो आपको मिस नहीं करना है, आगे के लेक्चर एक भी आपको मिस नहीं करना है।